बेटा ये जो वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक वर्ड है ये, और वो दो वर्ड्स हैं इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। जो ये वर्ड इलेक्ट्रो है, इट कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रम। एक ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रम, इससे निकला हुआ एक वर्ड है, एंड दिस इलेक्ट्रम मींस चार्ज। स्टैटिक तो आपको कहीं पे भी इंग्लिश की डिक्शनरी में मिलेगा। स्टैटिक का मतलब है एट रेस्ट। इसलिए अगर लिटरल मीनिंग देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब बनता है चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, फिजिक्स में बेटा डिफरेंट ब्रांचेस हैं। वन ब्रांच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फर्दर डिवीजन है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी। आपका जो 12th क्लास का सिलेबस है उसका फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट बुक आपकी जो है एनसीईआरटी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टेशनरी चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। रेस्ट में जो चार्जेस हैं उनकी स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा इसमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं कि चार्ज क्या होता है। व्हाट इज चार्ज, राइट? और चार्ज के कारण क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो समझना है। अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखें तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दिस इज सिमिलर टू ग्रेविटेशन। कैसे? ग्रेविटेशन में हम एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मास। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिस प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे वो है चार्ज। ठीक है, मतलब चार्ज क्या है? एक मैटर की प्रॉपर्टी है। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, चार्ज भी मैटर की एक प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, अब जैसे मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इन द सिमिलर वे हम ये बोलेंगे चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन। इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं ड्यू टू द प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल इंटरएक्शन। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन चार्ज की वजह से होता है। ठीक है, अभी तो इस चैप्टर में हम स्टेशनरी चार्जेस की बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम बात करेंगे अबाउट द चार्जेस इन मोशन। मोशन में जो चार्जेस हैं उनकी स्टडी को करंट इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। बेटा फिजिक्स में जब भी हम किसी क्वांटिटी की बात करते हैं तो उस क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट्स। तो फॉर द टाइम बिंग अगर हम चार्ज को एक प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, जैसे मास भी एक प्रॉपर्टी है मैटर की, तो ऐसे यूनिट इज किलोग्राम। इन द सिमिलर वे बेटा जो चार्ज है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम है। द ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, और 1 कूलम इज 1 एम्पियर सेकेंड। कूलम किसके बराबर है? 1 कूलम जो है वो 1 एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। ठीक है बेटा, ये कैसे मैंने डेफिनेशन लिखी? आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि करंट इज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज हो गया करंट इंटू टाइम। करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर और टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड। सो 1 कूलम हो गया 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, हमारे पास कुछ छोटे यूनिट्स होंगे जैसे मिली कूलम, ये न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेंगे। 10⁻³ कूलम होता है।
माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम होता है, नैनो कूलम 10⁻⁹ कूलम होता है, और पीको कूलम 10⁻⁻12 कूलम होता है। ठीक है, दीज आर सब मल्टीपल्स ऑफ कूलम, स्मॉलर मल्टीपल्स ऑफ कूलम। चार्ज के बेटा सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें तो चार्ज के सीजीएस यूनिट्स जो है ना वो दो हैं। एक जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड एज ESU। ये जो ESU है, इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको हम स्टैट कूलम भी बोलते हैं। और बेटा ये जो दूसरा है, इट इज कॉल्ड एज EMU। EMU स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। तो चार्ज के दो तरह के सीजीएस यूनिट्स हैं, वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड द अदर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है वो हम यहाँ यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वहां भी चार्ज की बात करेंगे, वहां हम ये जो यूज करते हैं, जैसे हम इसको स्टैट कूलम बोलते हैं, इसको एब्सोल्यूट कूलम बोला जाता है। ऐसे लिखते हैं, एब्सोल्यूट कूलम इज रिटन एज AB कैपिटल C। दिस इज एब्सोल्यूट कूलम, दिस इज स्टैट कूलम। इसको ना फ्रैंकलाइन भी बोला जाता है। थोड़ी देर में थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस यूनिट है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है चार्ज का, वो फ्रैंकलाइन है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है वो एब्सोल्यूट कूलम है, विच इज रिटन एज ABC। और चार्ल्स अगस्टस कूलम के नाम से चार्ज का SI यूनिट है, विच इज SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो बेटा एक चीज ध्यान में रखना कि चार्ज एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है करंट और टाइम। तो चार्ज को जनरली हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे डिफाइन किया? I इंटू T। इसलिए चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा M0 L0 T1 A1। चार्ज इज करंट इंटू टाइम, सो T1 इंटू A1 इज इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। ये हो गए हमारे पास चार्ज के यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ऐसे यूनिट कूलम है। सीजीएस यूनिट जो हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसको स्टैट कूलम बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो है, उसको एब्सोल्यूट कूलम बोला जाता है, ABC। जो ये स्टैट कूलम है, ये बेटा चार्ज का सबसे छोटा यूनिट भी बोला जाता है इसको। वन कूलम जो होता है बेटा 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम होता है। और वन एब्सोल्यूट कूलम जो है, that is 10 coulomb. So we can say 1 coulomb is 1/10 of the absolute coulomb. 1 coulomb is 1/10 of the absolute coulomb. तो ये एक ऐसा जो एब्सोल्यूट कूलम है बेटा, ये एक ऐसा सीजीएस यूनिट है जो ऐसे यूनिट से बड़ा है। 1 एब्सोल्यूट कूलम इज 10 टाइम्स कूलम। ठीक है, या 1 कूलम इज 1/10 ऑफ एब्सोल्यूट कूलम। चार्ज का जो सबसे छोटा यूनिट है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलम। चार्ज का सबसे छोटा यूनिट स्टैट कूलम होता है, और जो लार्जेस्ट यूनिट है चार्ज का, is Faraday। 1 Faraday 96,500 कूलम के बराबर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करेंगे हम ये बड़ा यूनिट जो है। ठीक है, फिजिक्स में इसका ज्यादा यूज नहीं है, बट सिंस
question can be asked ki what is the largest unit of charge? The largest unit of charge is Faraday, and 1 Faraday is 96,500 coulomb. The smallest unit of charge is stat coulomb, and 1 coulomb is 3 into 10 raised by 9 stat coulomb. ठीक है बेटा, अगर हम मैटर की बात करें, मैटर इज मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स. ठीक है, you know there are 3 fundamental particles which we consider. Although अगर लेटेस्ट या बिल्कुल साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ज्यादा फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, बट हम इस लेवल पे जो स्टडी करेंगे हम इसमें 3 पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स ट्रीट करते हैं, और ये 3 पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स जब हम बोलते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि मैटर इन पार्टिकल से बना है. ठीक है, आपको पता है मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, एंड एटम्स आर मेड अप ऑफ these 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स. इसमें ये जो 2 हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको कॉमनली न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स बिकॉज दे आर ऑलवेज इनसाइड द न्यूक्लियस. और ये जो हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं. अगर बेटा इनके मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है. इट इज 9.1 into 10 raised power minus 31 kg. प्रोटॉन का मास होता है 1.6729 into 10 raised power minus 27 kg, और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6749 into 10 raised power minus 27 kg. तो अगर मास पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है, और ये दोनों आपस में ऑलमोस्ट बराबर है. दिस इज 1.673, दिस इज 1.675. ठीक है, अगर राउंड ऑफ करें तो ये फैक्टर दोनों में सेम है. लेकिन बेटा अगर हम इनके चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10 raised power minus 19 कूलम, और प्रोटॉन का चार्ज भी होता है 1.6 into 10 raised power minus 19 कूलम. लेकिन न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है. न्यूट्रॉन के पास कोई नेट चार्ज नहीं होता है. लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे एक साइंटिस्ट थे ड्यूफे के नाम से. ड्यूफे ने ये बोला कि देयर आर 2 types of charges. There are 2 types of charged particles. ठीक है, और फिर एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम से. उन्होंने उन 2 टाइप्स को, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन 2 टाइप्स को डिफरेंशिएट करने के लिए नाम दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एंड इट वाज फ्रैंकलिन्स आर्बिट्रेरी चॉइस कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव और प्रोटॉन को पॉजिटिव बोल दिया. ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये सिर्फ नाम है. पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ उनको डिफरेंशिएट करने के लिए कन्वेंशनल नेम्स इंट्रोड्यूस किए गए, ये मैथमेटिक्स वाले नहीं है. ठीक, रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी चार्ज को पॉजिटिव या नेगेटिव बोलना, पॉजिटिव और नेगेटिव आर कन्वेंशनल नेम्स. किसी चार्ज को पॉजिटिव या नेगेटिव बोलना प्योरली कन्वेंशनल होता है, मैथमेटिकल नहीं. डिफरेंशिएट करना है 2 के बीच में तो कोई ऐसा नाम इंट्रोड्यूस कर दें जो इजी हो, इजी टू रिमेंबर. सो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नेगेटिव पॉजिटिव इंट्रोड्यूस कर दिया नाम. अब इसमें ये जो नंबर है बेटा, ये नंबर दोनों का सेम है, इसलिए बहुत बार आप ये भी पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है. जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का है वही प्रोटॉन का है. हाँ, उन दोनों की नेचर अलग अलग होती है, इसलिए वन इज कॉल्ड पॉजिटिव, द अदर इज कॉल्ड एज नेगेटिव. वो पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ उसका नाम है,
उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए रखा हुआ है, राइट। और ये जो नंबर है कौन सा वाला, ये नंबर आपको जो दिख रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इस नंबर को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, ई का मतलब है फंडामेंटल चार्ज। ई का मतलब है फंडामेंटल चार्ज, जिसका ये मतलब हुआ दैट दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। ठीक है, हम जो कंसीडर कर रहे हैं इन पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो इनके चार्ज की जो वैल्यू है दैट इज आल्सो फंडामेंटल, व्हिच मींस ए चार्ज लेस देन ई इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वी कैन हैव मल्टीपल्स ऑफ ई, वो मैं बताऊंगा अभी आपको चार्ज कैसे बनता है, ठीक है, नेट चार्ज कैसे आता है, बट ए चार्ज स्मॉलर देन दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। फिर कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं वो हम देखेंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे जब चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बिंग ये याद रखो कि हम बार बार ये नंबर नहीं लिखेंगे, कौन सा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम नहीं लिखेंगे, वी राइट ई ओनली। ठीक है, व्हाट दिस ई स्टैंड्स फॉर, इट इज फंडामेंटल चार्ज। ठीक, अगर बेटा हम किसी एटम की बात करें, अपनी नेचुरल स्टेट में कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल होने का मतलब देखना क्या है, इन इट्स नेचुरल स्टेट एन एटम is electrically neutral. बेटा जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट है, इसी न्यूट्रल स्टेट को बैलेंस्ड स्टेट बोला जाता है। द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट इज कॉल्ड एज द बैलेंस्ड स्टेट। अब किस चीज का बैलेंस है, ठीक है, व्हाई इट इज कॉल्ड बैलेंस स्टेट एंड व्हाई इट इज न्यूट्रल, वो दिखाऊंगा मैं भी आपको। बेटा अगर अपनी नेचुरल स्टेट की बात की जाए, कोई भी एटम अगर आप कंसीडर कर लो, लेट मी कंसीडर वेरी सिंपल एटम सोडियम। वी नो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर 11 होने का क्या मतलब है, ठीक है, यू मस्ट बी नोइंग, एटॉमिक नंबर 11 होने का ये मतलब है कि सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस देयर आर ऑर्बिट्स, और उन ऑर्बिट्स में भी टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 11 हैं, जैसे पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। ठीक है, ये आपको पता है। एटॉमिक नंबर से आप ये आइडिया लगाते हो कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं। तो अगर हम एटम की बात करें, किसी भी एटम में दो चीजें होती हैं। क्या होता है, क्या क्या होता है एटम में, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट्स। इस न्यूक्लियस के अंदर सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज है। एटम का पॉजिटिव चार्ज एंटायरली लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में एटम का सारा नेगेटिव चार्ज है। देयर इज नो नेगेटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस एंड देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द न्यूक्लियस। नेगेटिव न्यूक्लियस के बाहर है और पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर है। तो अगर बेटा 11 है इसका एटॉमिक नंबर, तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, या चार्ज ऑफ 11 प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू 11 ई, बिकॉज एक प्रोटॉन का जो चार्ज है उसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड चार्ज ऑफ 11 इलेक्ट्रॉन्स is 11 into minus e, which is minus 11e. Therefore total charge कितना हो गया, 11e plus 11 into minus e, the total charge will be 0. So we say that the total charge of the atom is 0. Total charge 0 मतलब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई भी एटम का चार्ज 0 हुआ तो उसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है। चार्ज 0 होने, ये चार्ज कौन सा 0 है, इसको नेट चार्ज बोलते हैं। डजंट मीन दैट देयर इज नो चार्ज पार्टिकल्स।
इसका ये मतलब है कि इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है. The positive charge and the negative charges are same. It does not mean that it does not have any charge. It means it does not have a net charge. ठीक है, मीन्स जितना उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उतने ही उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी है. तो टोटल चार्ज इज 0. बट थिंक अबाउट ए सिचुएशन कि एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है. सपोज इस सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, कैसे लॉस हुआ? किसी भी तरीके से हो सकता है. वी नो व्हेनेवर ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड, व्हेनेवर ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, देयर इज सम काइंड ऑफ बॉन्डिंग इन्वॉल्व्ड. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ या म्यूचुअल शेयरिंग हुआ, कैसे मर्जी. सपोज इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, और अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, आपने केमिस्ट्री पढ़ी, वी रिप्रेजेंट इट एज Na+. बट व्हेन इट इज Na+, तो इस प्लस का मतलब क्या हुआ वो समझना. लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? 11e. एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ अभी? -10e. तो अब टोटल कितना हो गया? इसमें से ये माइनस करोगे, +1e, दैट इज +1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. दैट मीन्स जब किसी ने, देखो एक चीज नोट रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी चेंज नहीं होगा. 11 प्रोटॉन्स पहले थे, अभी भी 11 प्रोटॉन्स ही है. इट इज ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन चेंज. अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो गया -10e. दोनों को ऐड करोगे +1e, विच इज +1.6 into 10⁻⁻19. इट मीन्स कि अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका चार्ज होगा +1e. और यहां पर देखो, जब आप केमिस्ट्री में ये लिखते हो Na+, तो किसी को पूछो कि कितना चार्ज है, तो बोलेंगे इसका चार्ज +1 है. +1 नहीं है, इसका चार्ज है +1e. और उसका वैल्यू कितना हुआ? +1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. ये उसका मैथमेटिकल वैल्यू है. +1 कुछ नहीं होता कि +1 चार्ज है उसका, +1e है. इन द सिमिलर वे यू कैन थिंक द रिवर्स सिचुएशन, कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मान लो यहीं पे ले लेता हूं मैं, अगर चार्ज एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होता तो यहां आता -12e, तो ये आ जाना था -1e. राइट? दैट मीन्स कोई भी एटम अपनी नेचुरल स्टेट में, नेचुरल स्टेट मतलब जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए, जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए, अपनी नेचुरल स्टेट में कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. एन एटम इन इट्स नेचुरल स्टेट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. सो हम ये बोलेंगे कि चार्ज ऑफ एन एटम इज ड्यू टू चार्ज ऑफ एन एटम, therefore the charge of an atom is due to loss or gain of electrons. If an atom does not lose electron, doesn't gain electrons, then it is uncharged, it is electrically neutral. The charge of an atom is due to loss or gain of electrons. ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा उसका पॉजिटिव चार्ज उतना ही बढ़ता जाएगा. एंड एट द सेम टाइम ये भी समझना कि जब किसी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आता है, या जैसे मैं बोला कि कोई, मैं ऐसे और एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं लिखूं Fe, तो ये आयरन न्यूट्रल है. If I write Fe+, that means it has lost 1 electron. If I write ++, it has gained, sorry, it has lost 2 electrons. तो इसका चार्ज कितना है? +1e. इसका +2e. वैल्यू देखनी होगी, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. इसको 3.2 into 10⁻⁻19 कूलम लिखेंगे. प्लस है, ये भी प्लस है. इन द सिमिलर वे क्लोरीन न्यूट्रल है, बट व्हेन आई राइट Cl नेगेटिव, तो इसका चार्ज हुआ -1e, which is -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. So charge is due to loss or gain of electrons.
अब इसमें भी एक चीज देखो बेटा, इन दोनों में से कौन सा हैवियर है, मतलब मास की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला हैवियर है इससे। क्यों? क्योंकि यहां से यहां पहुंचने में इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, उसका चार्ज तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम उसका मास कम हो जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के लॉस के कारण आ रहा है। सो बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, बिकम पॉजिटिव एंड बिकम्स लाइटर आल्सो। समबडी कैन आस्क यू कि क्या चार्ज और मास के कारण, चार्ज के कारण मास पे कोई इफेक्ट होता है? यस, व्हेन ए बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, इट loses its mass because it loses electrons and electron has certain mass, so इसका mass कम हो जाता है। और ऐसे ही कोई बॉडी जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी और उसके बाद नेगेटिव हुई, तो बॉडी नेगेटिव कैसे होती है? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स हैवियर। तो एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी जो है वो अपनी न्यूट्रल स्टेट से हैवी होती है, और एक पॉजिटिव बॉडी जो है, पॉजिटिव एटम जो है, वो अपने न्यूट्रल स्टेट से लाइटर होता है। ठीक है, इसलिए जहां जहां चार्ज की मास बात होगी वहां डेफिनेटली मास भी होता है। चलो जी, एक चीज और देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेटा दूसरा नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। The other name of electrostatics is static electricity or frictional electricity, right? Why so? Because ये जो स्टेशनरी चार्जेस की हम बात करते हैं, स्टेशनरी चार्जेस जिनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दो वर्ड्स हैं बेटा, एक है मोशन ऑफ चार्जेस और दूसरा है ट्रांसफर, स्लाइट ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह जाना। मोशन हो गया कि इलेक्ट्रॉन पूरा सर्किट में घूम रहा है, और स्लाइट ट्रांसफर हुआ कि यहां से बस यहां चला गया। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दैट डील्स विद द स्लाइट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी, फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम। एंड बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वाला, करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट डील्स विद द एक्चुअल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग हम मोशन की बात नहीं करेंगे, हम स्लाइट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो स्टेशनरी चार्जेस में स्लाइट ट्रांसफर कैसे होता है? स्लाइट ट्रांसफर होता है बेटा रबिंग के कारण। रबिंग मतलब फ्रिक्शन। ठीक है, एंड इट इज वेरी बेसिक फिजिक्स, ये हम ऑब्जर्व करते हैं, या हमने अपनी लोअर क्लास में भी जब ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा तो हमें एक बोला गया कि जैसे हम किसी कॉम्ब को ड्राई हेयर के साथ ऐसे रब करते हैं, ऐसे रखते हैं, तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स उसके साथ स्टिक हो जाते हैं। दैट्स द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। अब वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या है, वो रबिंग करने से क्या होता है, लेट अस सी दैट। ठीक है, रबिंग कॉजेज इलेक्ट्रिफिकेशन, ये याद रखना। रबिंग या फ्रिक्शन जो है, रबिंग कॉजेज इलेक्ट्रिफिकेशन। रबिंग से इलेक्ट्रिफिकेशन होती है। नाउ व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिफिकेशन? इलेक्ट्रिफिकेशन होने का ये मतलब है कि पार्टिकल में या बॉडी में चार्ज आ गया है, रबिंग की वजह से चार्ज आ जाएगा। कैसे? देखो बेटा, जब भी हम दो एटम्स की बात करें, अगर हम दो एटम्स की बात करें तो दोनों का एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। मान लो कोई एटम ए है जिसमें न्यूक्लियस और दो ही ऑर्बिट हैं, और दूसरा जो है उसमें न्यूक्लियस और तीन ऑर्बिट्स हैं, राइट? जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होता है, उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। और उस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और बेटा ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, these valence electrons are loosely bonded to the nucleus. The valence electrons are loosely bonded to the nucleus. Why they are loosely bonded? Because they are very far away from the nucleus. और बेटा जब कोई चीज loosely bonded होती है
तो उसको हम इजिली रिमूव कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट विच इज लूजली बॉन्डेड कैन बी इजिली रिमूव्ड। तो अगर मेरे पास ये दो एटम्स हैं ए और बी, इसमें सेकेंड ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बॉन्डेड है और इसमें थर्ड ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बॉन्डेड है। सो व्हेन देयर इज फ्रिक्शन, व्हेन देयर इज रबिंग, then what happens? There is transfer of electrons. When two substances, okay, you can write this, when two substances are rubbed against each other, there is transfer of electrons from the one to the other. अब किसमें से किसमें जाएंगे वो कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ट्रांसफर होते हैं। जैसे यहां वाली एग्जांपल लेता तो बी से ए में, तो एक में वो ज्यादा लूजली बॉन्डेड होंगे, मोर loosely bonded, less loosely bonded. Whenever there is friction between two objects, then the electrons are transferred from where they are more loosely bonded to where they are less loosely bonded. ठीक है, अब इस पे ना बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए टाइम टू टाइम बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। तो उनके बेसिस पे हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन है। ठीक है, ये भी आपने पहले से पढ़ रखे हैं अपनी लोअर क्लासेस में, कि जैसे अगर हम किसी ग्लास रॉड को रब करते हैं विद सिल्क, जब किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्लास रॉड से, जैसे ये ग्लास रॉड है और ये पीस ऑफ सिल्क है, जब इसको रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ग्लास से सिल्क में जाते हैं। ग्लास ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, so glass becomes positive. Silk has gained electrons, silk becomes negative. Somebody can ask you, why from glass to silk? Why not reverse? क्योंकि ग्लास के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक लेवल पे अगर देखा जाए, जो ग्लास के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा लूजली बॉन्डेड है एज कंपेयर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिल्क। तो इसलिए ग्लास से ही सिल्क में आएंगे, रिवर्स नहीं हो सकता। हम स्लाइड फ्रिक्शन करके एटॉमिक लेवल पे कोई चेंज नहीं ला सकते कि ऑर्बिट्स ही चेंज कर दे। इन द सिमिलर वे, जैसे ग्लास और सिल्क को रब करते हैं, अगर हम किसी प्लास्टिक रॉड को वूल के साथ रब करते हैं, when a plastic rod is rubbed with wool, then electrons are transferred from wool to plastic, because एटॉमिक लेवल पे फिर से सेम रीजन है, वूल के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा लूजली बॉन्डेड है एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्लास्टिक। सो वूल लूजेस becomes positive, plastic gains becomes negative. So whenever there is friction, there is electrification. Friction causes electrification. Friction causes loss and gain. Friction causes equal and opposite charges on the two bodies which are being rubbed. ठीक है, जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये बेसिक थ्योरी है बेटा इलेक्ट्रिफिकेशन की, ये बेसिक थ्योरी है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है।